हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दी जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल का फायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत पे की स्थापना कब हुई? तो 2018 में हुई थी इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मायावती जी के नाम है। 4 बार ये यूपी की सीएम रह चुकी हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कल काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो दोस्तों 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। बेस्ट फिल्म चुना गया है थप्पड़ को। थप्पड़ जो फिल्म है, थप्पड़ नाम की जो फिल्म है, इसे 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड की पूरी लिस्ट देखते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले जानिए, संस्करण था ये 66वां। होस्टिंग की थी राजकुमार राव और रितेश देशमुख ने। इसका आयोजन इस बार मुंबई में किया गया। अच्छा, फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ दोस्तों, इसकी शुरुआत 1954 से हुई है। कब से? 1954 से। और 2020 का ऐसा पहला ईयर रहा जब पहली बार मुंबई के बाहर कहीं पर आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ था जब मुंबई के बाहर कहीं पर आयोजित हुआ था। फिलहाल इस बार भी मुंबई में ही आयोजित हुआ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला थप्पड़ को। बेस्ट एक्टर चुने गए इरफान खान। हालांकि अब इनका निधन हो चुका है अभी वर्तमान में, लेकिन इससे पहले इन्होंने जो इनकी लास्ट फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, उस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया है। बेस्ट एक्टर फीमेल में चुना गया है तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है ओम राउत को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, तान्हाजी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो के लिए। इससे और ज़्यादा डिटेल में और पूरे इतिहास के साथ, फिल्म फेयर का इतिहास जो रहा है, पहला अवार्ड किसे किसे मिला, वर्तमान में अवार्ड किसे मिला, पिछला अवार्ड किसे मिला, इन सब की डिटेल्स के साथ आज इस पर एक वीडियो मैं लाऊंगा। आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन और आंसर टाइप की वीडियो होगी और इसकी क्विज भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली ISSF वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतकर मेडल टेबल में सीट्स पर कौन रहा? तो टॉप पर है दोस्तों इंडिया। भारत ने दोस्तों ISSF वर्ल्ड कप में, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के वर्ल्ड कप में 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। दिल्ली में जो अभी आयोजित हुआ, इसमें इन्होंने 15 गोल्ड जीते हैं भारत के खिलाड़ियों ने। ठीक है, और मेडल टेबल में ये है टॉप पर। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि गोल्ड की काउंटिंग से ही कितने गोल्ड मेडल आए हैं, इसी काउंटिंग से ही डिसाइड किया जाता है कि मेडल टेबल में टॉप पर कौन रहेगा। आप सिल्वर कितना भी पालो, आप ब्रॉन्ज मेडल कितना भी पालो, लेकिन आपकी रैंकिंग देखी जाएगी गोल्ड मेडल के हिसाब से ही। ठीक है, तो इंडिया का गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा रहा है, 15 गोल्ड के साथ ये है टॉप पर। ठीक है, सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर है अमेरिका, जिसके पास है 4 गोल्ड। भारत के पास टोटल दोस्तों आए 30 मेडल। 30 मेडल में 15 गोल्ड था, 9 सिल्वर मेडल था और 6 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, कब से कब तक आयोजित किया गया? 18 मार्च से 19 मार्च तक ये आयोजित किया गया दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। ये स्टेडियम का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, ISSF एक ऐसा वर्ल्ड कप होता है जो साल भर में कई बार आयोजित होता है। बाकी वर्ल्ड कप आप लोग देखोगे तो वर्ल्ड कप मतलब विश्व लेवल का खेल, और विश्व लेवल का खेल मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। कोई भी विश्व कप ले लो। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे एक एक्सेप्शन तो यही हो गया। बाकी आप देखोगे वर्ल्ड लेवल के जितने गेम होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियाई खेल हो, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हो, कोई सा भी वर्ल्ड कप हो, वो 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है। क्लियर? अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जैसे पैंडेमिक वगैरह, जैसे अभी आ गया था कोरोना, तो ये सब अगर ना आए, तो जैसे कि ओलंपिक देख रहे हैं 2021 में हो रहा है, तो ये सभी तो किसी विषम परिस्थितियों में हो गया। बाकी तो 4 वर्षों के अंतराल पर ही होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे ISSF का वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, कभी कभी ये वर्ष भर में ही 4 से 5 बार हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए ट्राइबल टीबी अभियान शुरू किया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ट्राइबल टीबी अभियान शुरू किया है भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से। आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि इन्होंने 2025 तक टारगेट सेट किया है, लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। तो इसी के लिए ये प्रयासरत हैं और ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किए हैं। दोस्तों इंडिया में टीबी से बचाव के लिए बजट भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने बताया था तो वो क्वेश्चन यही था कि भारत में किस जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो भारत में जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है और लक्षद्वीप नाम के केंद्र शासित प्रदेश को भी टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर अभी स्थिति की बात करें भारत में सिचुएशन की, तो दुनिया भर में जितने भी टीबी के केसेस आते हैं उसमें 30% केसेस तो होते हैं दोस्तों इंडिया से। कितने? 30% केसेस इंडिया से होते हैं। तो लेकिन 2025 तक का टारगेट है कि टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा पूरे के पूरे भारत को। विश्व टीबी दिवस अभी मनाया गया 24 मार्च को। टीबी यानी कि तपेदिक क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। इस बार की इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। ये एक फेमस मराठी राइटर हैं, लेखक हैं, मराठी भाषा में लिखते हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सनातन पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, ये पुस्तक 2018 में आई हुई थी इनकी। सरस्वती सम्मान दोस्तों भारत में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है। सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट और एक पट्टिका दी जाती है विनर्स को। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, के बिरला फाउंडेशन ने ही अभी व्यास सम्मान भी दिया। व्यास सम्मान भी इसी के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान कौन पाए? प्रोफेसर शरद पगारे। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कब से हुई सरस्वती सम्मान की? 1991 से। अगला देखते हैं, अगला है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक पवन उद्योग के लिए इतिहास का सर्वश्रेष्ठ वर्ष कौन रहा? तो वो रहा दोस्तों 2020। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 अभी हाल ही में जारी की गई है। किसके द्वारा? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ये जारी की गई है और इसमें ये बताया गया है कि 2020 का वर्ष जो है ये इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष था। किसके लिए? वैश्विक पवन उद्योग के लिए, ग्लोबल विंड इंडस्ट्री के लिए। कैसे? क्योंकि दोस्तों वर्ष 2020 में 93 गीगावाट की क्षमता का विंड एनर्जी स्थापित किया गया है पूरे विश्व भर में। ठीक है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए यानी 2019 की अपेक्षा देखा जाए तो 53% ज़्यादा था। ठीक है, यानी 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तो एक तरफ चाइना और अमेरिका लगा था विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में, लगातार इंस्टॉलेशन किया जा रहा था। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना और अमेरिका का ही रहा है। ठीक है, चाइना और अमेरिका जो है यही सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं, लगभग 75%। 100 में 75% इंस्टॉलेशन चाइना और अमेरिका के हैं। अगर टोटल बात किया जाए पिछले एक दशक में तो ग्लोबल विंड एनर्जी में दोस्तों 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ हुई है और 2020 में सबसे ज़्यादा हुई है। टाइम की सिचुएशन की बात की जाए तो अभी भी टोटल मिलाकर दुनिया भर में 743 गीगावाट की जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी से 743 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, वही है ये। अगला देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में केसी चक्रवर्ती जी का निधन हो गया है। आरबीआई के ये पूर्व डिप्टी गवर्नर थे और कई बड़े बड़े बैंकों में ये काम कर चुके थे एज ए सीएमडी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में ये 2007 से 2009 तक सीएमडी थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इंडियन बैंक में ये 2005 से 2007 तक थे। ओके, इससे पहले अगर बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही ये करियर की शुरुआत किए। इसके बाद आगे आ गए 2009 से 25 अप्रैल 2014 के बीच ये बन गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। ठीक है, यानी पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर इंडियन बैंक, फिर पंजाब नेशनल बैंक और उसके बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। और हालांकि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही 3 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिए थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, केसी चक्रवर्ती का।
आरबीआई आया है। आरबीआई के बारे में तो आपको पता ही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ जी, पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। वर्तमान में यानी 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। मॉनेटरी पॉलिसी लाना हो या फिर मुद्रा छापने का अधिकार हो, सब कुछ आरबीआई के पास है क्योंकि यही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में किस बैंक ने यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूएनआई कार्बन कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। एनपीसीआई से रुपे प्लेटफॉर्म पर ये एचपीसीएल की मदद से लॉन्च किया गया है। एचपीसीएल और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों मिल करके ये लॉन्च कर रहे हैं, यानी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। एचपीसीएल का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है। तो इसके और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से मदद से ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बारे में जान लीजिए। इस बैंक में दोस्तों अभी 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था। अभी आप सबको पता है 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ 4 बड़े बैंकों में। तो इस पर मैंने आपको खास वीडियो भी दी हुई है। टोटल अब 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं, तो क्योंकि 10 बड़े बैंकों का विलय हो चुका है, तो ये दोनों वीडियो मैंने दी हुई है। 12 बचे सरकारी बैंक और 10 बड़े बैंकों का विलय, दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा किस किस बैंक में किसका किसका विलय हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। इसकी स्थापना हुई थी 1919 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है और श्री राज किरण राय जी हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? वो हैं एस पंग्यानुफोम। कौन है? एस पंग्यानुफोम। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से क्या होगा? इस एप्लीकेशन से दोस्तों ये पता लग पाएगा कि जो मेडिकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाएगा कि वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता क्या है। ये सभी चीज़ें डेटा कलेक्ट किया जाएगा आई लर्न एप्लीकेशन पर और इसको पब्लिक भी किया जाएगा, ठीक है, जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके या फिर वो जान सके, ढंग से काम कर सके। नागालैंड सरकार ने इसके लिए यूएसएआईडी और निष्ठा और जेजीपीईजीओ के साथ समझौता किया है। ये सब क्या होते हैं देख लीजिए। यूएसएआईडी का मतलब हुआ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। निष्ठा का मतलब हुआ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो बेसिकली इस आई लर्न एप्लीकेशन से एक तो ट्रैकिंग की जाएगी, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो स्वास्थ्य अधिकारी होंगे उनको। क्लियर? तो अब नागालैंड ने इसे लॉन्च किया है। नागालैंड के बारे में जानिए। देखिए मैप में ये रहा छोटा सा नागालैंड। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। नेफ्यू रियो यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आरएन रवि। नागालैंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 1 दिसंबर 1963 को ये स्थापित हुआ था। हाईकोर्ट का नाम है इसके गुवाहाटी हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आप लोग कमेंट करके आप बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि गुवाहाटी हाईकोर्ट और किन किन राज्यों का हाईकोर्ट बनता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हेमनेट के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों मैगी ऑफरेल ने जीता है हेमनेट पुस्तक के लिए नेशनल क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार। इनकी इस पुस्तक के लिए फिक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, मैगी ऑफरेल को। ओके, इस पुस्तक में बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जो शेक्सपियर थे, उनके जो बेटे थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। और रीजन में इन्होंने बताया है कि जो उस टाइम पर प्लेग महामारी फैली हुई थी तो उसकी चपेट में आ गए थे। अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। ये दोस्तों जो पार्क है ये पूर्वांचल का पहला और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। एक प्रकार का ये चिड़ियाघर है, ठीक है। तो ये नाम रखा गया है महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान जी के नाम पर। अब उत्तर प्रदेश आया है, मैप में देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश।
दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी यहीं पर है। लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की हैं गवर्नर। इलाहाबाद हाईकोर्ट पड़ता है। गोविंद माथुर जी इसके हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें यहीं से जाती हैं 80, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से जाती हैं 31 और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यहीं पर है 403+1। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है बाकी किसी राज्यों के मामले में। किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है तो यूपी दोस्तों उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड इससे अलग ही हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से भी अपना बॉर्डर लगाता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा से भी बॉर्डर शेयर करता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है? अगला, प्रसिद्ध भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। हिंदी का कोर्स दोस्तों बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। जाइए फ्री में डेमो क्लास ले लीजिए, देखिए कैसी क्लास चल रही है वहाँ पर, और डेली 1 से 2 वीडियोज अब से आएंगी। मैंने टारगेट सेट किया था कि 15 जून तक ये कोर्स खत्म करूँगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको 31 मई तक कोर्स खत्म कर देना चाहिए। तो ये कोशिश पूरी रहेगी कि मई मंथ तक ये कंप्लीट करा दिया जाएगा हिंदी का कोर्स। डेली 1 वीडियो की बजाय अब 1 से 2 वीडियोज़ आएंगे इस पर। ठीक है, तो जाइए जल्दी से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, 60% का डिस्काउंट है, आगे इसका दाम बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसका अभी फ़ायदा उठा लीजिए, वरना बाद में दाम बढ़ जाएगा तो फिर आप लोग को पछताना पड़ेगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।